हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? सही सर। बढ़िया है, सही है, बढ़िया है। बढ़िया सर बढ़िया। अच्छा, बढ़िया है, चलो बढ़िया। सर आपके। मैं तो सबसे अच्छा हूँ भाई। सर आप दिख नहीं रहे। यार मैं दिखता क्यों नहीं तुम्हें, पहले मेरे को ये बताओ, नालायक। पता नहीं सर। अब देख रहा हूँ। यस सर। चलो। चलो जी, स्टार्ट करें फिर डाउट सेशन। मेरे ख्याल से तो वही बच्चे हैं जो पहले डाउट सेशन में थे, और किसी के नए डाउट नहीं है। सर जीएसटी में डाउट था। शशांक। यस सर। हेलो। हाँ जी शशांक, हेलो बोलो। सर। हेलो जी। सर बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। सर जीएसटी में क्रॉस यूटिलाइजेशन क्या है सर? ये मुझे समझ में नहीं आया। ये आपने में क्वेश्चन जो आपका स्टैंडर्ड है उसमें क्वेश्चन था ये, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्रॉस यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि क्या सीजीएसटी का क्रेडिट जो है वो एसजीएसटी की पेमेंट में यूज हो सकता है, या एसजीएसटी क्रेडिट जो है क्या वो सीजीएसटी की पेमेंट में यूज हो पाएगा? तो आंसर इज नो। इट मीन्स क्रॉस यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप मुझे एक बात बताओ, सीजीएसटी को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? फर्स्ट सीजीएसटी और देन आईजीएसटी। एसजीएसटी। एसजीएसटी हम यूज कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट एसजीएसटी फर्स्ट और देन एसजीएसटी। आईजीएसटी। तो एसजीएसटी। क्रॉस यूटिलाइजेशन तो आपस में अलाउड ही नहीं है ना, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी में यूज नहीं होगा और एसजीएसटी जो है वो सीजीएसटी में यूज नहीं होगा, उसका मतलब ये है। ओके सर। सर सेकंड डाउट है, जो सर जैसे मैंने कोई गुड्स लिया है, वो सैंपल पे लिया है या मैंने गिफ्ट मिला है और वो मुझे चोरी हो रही है, कुछ हो रही है, तो सर उसमें आईटीसी अवेल हो रहा है या नहीं? नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगा उस केस में। अच्छा सर। ओके सर। हाँ जी। और सर इनकम टैक्स में कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट ना, वैसे मैंने यूट्यूब पे लास्ट लास्ट संडे ना मेरा डाउट सेशन था, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। कार्बन क्रेडिट का ना मतलब यार नॉर्मली ये होता है कि आज ना कई सारी इंडस्ट्री जो है वो कई सारे केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, जो यस क्या सर। करते हैं, ओजोन लेयर जो है ना वो खराब करते हैं। और जब वो यस सर। ओजोन लेयर खराब करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ये बात चाहती है कि भैया वो केमिकल ना कम से कम प्रोड्यूस करो। और अगर वो केमिकल तुम प्रोड्यूस नहीं करोगे, मे बी आपने कभी नाम सुना हो सीएफसी और एससीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस सर तो सुना है। ये जो ओजोन लेयर को ना, ये ओजोन लेयर खराब करते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि केमिकल कम से कम प्रोड्यूस करो, और अगर तुम ये केमिकल प्रोड्यूस नहीं करोगे तो हम तुम्हें बेनिफिट देंगे। और उस बेनिफिट को गवर्नमेंट नाम क्या दिया? कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट जो होते हैं ना, ये आपके टैक्सेबल होते हैं, और इन पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, नॉर्मल रेट से नहीं लगता। और स्पेशल रेट कौन सा होता है? एट द रेट 10%। और उसमें यस फिर सर। आपका सरचार्ज भी लगेगा और आपका सेस भी लगेगा, वो डिपेंड करता है, मतलब 10% फ्लैट रेट लगेगा कार्बन क्रेडिट के अंदर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और बताओ। और किसी को डाउट? आकाश, निकिता, नो सर। और बाकी किसी बच्चे को डाउट जी? हेलो सर। हेलो, हाँ जी निकिता। फिजिक्स में डाउट है किसमें? सर। इंटरेस्ट ऑन लोन हाँ पर जी। सैलरी के चैप्टर में परक्यूसिक्स। हाँ बोलो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन, बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन का पोर्शन सर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर तो ये है, देखो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी लोन देगा ना, तो उस केस में दो चीजें होती हैं, या तो वो लोन देगा विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, या वो चार्ज करेगा तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया एम्प्लॉय को जितना बेनिफिट मिलेगा ना, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में हम टैक्सेबल कर देंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, तो हमें कैसे पता लगेगा एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना मिला? क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं।
तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिस ईयर में लोन दिया उस ईयर की 1 अप्रैल को जो रेट होगा ना उस रेट से आप कंपेयर कर लो। मतलब जिस डेट को लोन दिया वो डेट हमारे किसी काम की नहीं है, जिस ईयर में लोन दिया उस ईयर की 1 अप्रैल को रेट क्या था उसके रेट से कंपेयर करना है। और जो भी वो रेट निकल के आएगा हम ये मान लेंगे एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट हुआ और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको लोन दिया 5 लाख रुपए का, आपसे मैंने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब मैं लोन दे रहा हूं उसकी 1 अप्रैल को रेट 10% है। तो अगर आप मार्केट से लोन लेते आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ता, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, आपको फायदा कितना हो गया 10% का, तो आपके हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट कितना बन गया 10% बन गया। Yes. बट अगर मैं मान लो आपसे कहता हूं नहीं मुझे ना फ्री में नहीं देना, मैं आपसे 4% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब अगर मैं 4% चार्ज करूंगा तो मार्केट से लेने जाते आपको 10% देना पड़ता, मुझे सिर्फ 4% देना पड़ रहा है, तो आपको बेनिफिट कितना हो गया 6% का। तो 6% जो होगा फिर वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। बट गवर्नमेंट कहती है कि ये सिर्फ तब टैक्सेबल होगा अगर लोन जो प्रोवाइड किया गया ना इन 2 केस को छोड़ के है। मतलब सबसे पहला केस तो ये है, अगर लोन की वैल्यू 20,000 तक है फिर तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी इंटरेस्ट हो कुछ भी हो। बट अगर लोन की वैल्यू 20,000 से ज्यादा है फिर भी हम नॉन टैक्सेबल कर देंगे। कब? अगर वो लोन दिया गया स्पेसिफाइड डिसीज के लिए। मतलब अगर एम्प्लॉय को एड्स, टीबी, कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर, इसमें से कोई भी बीमारी है, उस केस में जितना मर्जी लोन दे दो, उस केस में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है सर। सर एक और था सर, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर तो ये है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे ऑफिस में एसी लगा हुआ है, अब ये एसी मैंने 40,000 रुपए का परचेस किया था आज से 2 साल पहले। अब मेरा स्टाफ मुझे कहता कि सर मुझे ना एसी लेना है, पुराना लेना है, तो मैं कौन सी कंपनी का लूं? मैंने कहा यार भाई पुराना आप क्यों ले रहे हो, ऐसा करो जो मेरा एसी यहाँ पे लगा हुआ है ना यही आप ले लो, मैं आपको 10,000 रुपए का दे दूंगा। अब देखो 2 साल पहले मैंने 40,000 रुपए का लिया, अपने स्टाफ को मैं अपने एम्प्लॉय को मैं 10,000 रुपए का दे रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगा उसको फायदा 30,000 रुपए का हो गया, क्योंकि 2 साल में इस एसी की वैल्यू डेप्रिशिएट भी तो हुई होगी। तो उस डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को कंपेयर करूंगा 10,000 से, फिर जितना बेनिफिट मेरे एम्प्लॉय को हुआ होगा ना वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मे बी आपने सैलरी के अंदर पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के रेट अलग अलग हैं। मोटर कार वाले केस में Yes, sir. 20% है, ठीक है जी, लैपटॉप वाले केस में 50% है और अदर्स वाले केस में 10% है। तो उसके बेस पे आप निकाल लो डेप्रिसिएशन कितना है, उसको माइनस करके आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, फिर कंपेयर कर लो कि आपने कितने का बेचा है, उससे आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और बताओ जी किसी के डाउट? हेलो सर। हेलो जी। सर मैं साकेत। हाँ जी साकेत बोलो। सर ग्रेड बेस्ड सैलरी के क्वेश्चन में डाउट था। बोलो। सर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। Mr. A joins the job in the grade of 20,000, 500, 25,000, 1,000, 40,000, 1,500 and 60,000 on 1 July 2007, which becomes due on first day of next month. अच्छा, His taxable salary for assessment year 2020-21 will be। तो इसमें तो आपको आप 2007 में कह रहे हो, उसका 2007 में ज्वाइनिंग है। हाँ सर, क्वेश्चन वैसे ही है स्कैनर में। हाँ तो फिर आपको यहाँ पे और सैलरी जो ड्यू हो रही है वो अगले महीने की 1 तारीख को हो रही है। हाँ यस सर। मतलब इस साल जो आपको टैक्सेबल करना है वो मार्च से करना पड़ेगा। हाँ मतलब सर मार्च से फरवरी वही वाला ना जो आपने बोला था क्लास। हाँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हम्म, ठीक है। फिर आपका जो ये पीछे आवाज किसकी आ रही है? फिर जो आपका ग्रेड इंक्रीज हो रहा है वो मेरे ख्याल से जुलाई से हो रहा है ना। हम्म, हाँ तो आपको यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले तो 1 जुलाई 7 से लेके 1 जुलाई 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक पूरा आपका जो 18, 19, 20 तक का पूरा निकाल लो कितनी कितनी सैलरी है। ओके। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों के देख लो, इन 4 महीनों में कितनी सैलरी थी। और फिर जुलाई से लेके फेब तक आप देख लो, उसके बेस पे जो भी आपकी टोटल सैलरी आएगी वो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए बन जाएगी। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करने के बाद आंसर देखना पड़ेगा ना। टैक्सेबल सैलरी मांगा अगर टैक्सेबल सैलरी मांगे तो फिर तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी दे पड़ेगी। हाँ, और सर डिडक्शन माइनस कहाँ पे करना पड़ेगा क्या, मतलब
इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं, डिडक्शन कौन सी, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी पड़ेगी, बाकी 80C वाली माइनस नहीं करके दिखानी। हाँ सर, मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन ही है ना, मतलब हाँ 50,000 हाँ, रुपए मैक्सिमम यस कोई। 50,000। और सर ग्रॉस सैलरी मतलब वो माइनस नहीं करना स्टैंडर्ड हाँ, डिडक्शन, ग्रोस सैलरी ऐसे मीन्स, ग्रोस सैलरी मीन्स सेक्शन 16 की डिडक्शन से पहले कितनी सैलरी है। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हेलो हेलो। सर, मेरा इसी में एक छोटा सा डाउट है। आकाश बोल रहा था मैं। हाँ जी आकाश बोलो। सर, अगर ग्रॉस सैलरी अगर पूछा हो क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है। नहीं करनी नालायक। अच्छा, नहीं करनी। और हम्म। सर अगर टैक्सेबल में करनी है, और हाँ, सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर कुछ ना बोला हो तो ऑलवेज आपको टैक्सेबल सैलरी निकाल के बतानी है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। और किसी का डाउट जी? अभिषेक। अभिषेक है, गिव ए ग्लांस ऑन सेक्शन 115 बीबीजी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कार्बन क्रेडिट। मैंने अभी, आप मेरे ख्याल से अभी 10 मिनट पहले ये कॉन्सेप्ट बताया है, तो इसको मैं यूट्यूब पे जब डालूंगा एक बार वहां से देख लेना। एक बार मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। देखो, मेनली कार्बन क्रेडिट का ना मतलब ये समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट इसलिए लेके आई थी कि होता क्या था कि कुछ टाइम पहले ना इंडिया में अप्रोक्सीमेट, मैं अगर 1990s की बात करूं या 2000 के अप्रोक्सीमेट बात करूं, तो इंडिया में सीएफसी और एससीएफसी कार्बन जो है ना, ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गए थे। और ये मेनली केमिकल निकलते किसमें, शुगर इंडस्ट्री के अंदर। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भैया अगर इतने केमिकल तुम प्रोड्यूस करोगे तो आने वाले टाइम में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम केमिकल जो ये वाले हैं ना, ये कम से कम प्रोड्यूस करो। अब इंडस्ट्री वाले कहते हैं हम ये कैसे कम से कम करें, क्योंकि ये केमिकल प्रोड्यूस होते हैं कुछ प्रोडक्ट से, और वो प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर दूसरा ऑल्टरनेट हम यूज करेंगे तो हमारा प्राइस जो होगा ना वो महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है वो हमें नहीं पता, तुम्हें ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा ताकि ये केमिकल कम से कम प्रोड्यूस हो, उसके लिए हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। तो गवर्नमेंट ने जो कार्बन क्रेडिट जो पॉइंट लेके आए ना, वो कार्बन क्रेडिट का मतलब ही है कि अगर कोई इंडस्ट्री वाला या बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी अगर वो सीएफसी और एससीएफसी कार्बन केमिकल प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो उसके लिए हम जो उसे पैसा देंगे उसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कार्बन क्रेडिट तुमने आगे किसी को ट्रांसफर कर दिए तो वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10%। वैसे बिजनेस की इनकम पर स्लैब रेट लगते हैं, बट अगर मैं कार्बन क्रेडिट की बात करूंगा उस पर आपका फ्लैट रेट लगता है 10%, और प्लस में 4% आपका सेस लगेगा ही लगेगा उसके बेस पे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट टू लर्न तो हो गया, 10 रेट से टैक्स होगा। हाँ, मतलब 10% टैक्स होगा। और कार्बन क्रेडिट का मेनली लॉजिक थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया कि ये गवर्नमेंट क्यों लेके आई थी, क्योंकि कुछ केमिकल्स से जो हमारी ओजोन लेयर खराब कर रहे हैं उनको कम प्रोड्यूस, मतलब कंपनी वाले कम से कम प्रोड्यूस करें, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ये पॉइंट लेके आई थी। ठीक है जी, चलो और किसी को डाउट जी? सर हाँ जी। सर वो एडिशनल कॉम्पेंसेशन और वो कैपिटल गेन में कॉम्पेंसेशन आ रहे हैं ना सर, वो थोड़ा समझो। वो एडिश कम एनहेंस कॉम्पेंसेशन एंड वो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट वाला। वो तो यार ये है कि अगर आप मान लो गवर्नमेंट आपकी कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर करती है, उस हाँ। केस में जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा वो दो तरह का होगा, या तो वो होगा ओरिजिनल या वो होगा इनहेंस। अब अगर वो ओरिजिनल होगा तो जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट ने आपको ओरिजिनल एक साथ दे दिया, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 50 लाख रुपए देंगे और 50 लाख रुपए एक साथ दे दिए, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 लाख के 50 लाख जब आपको मिलेंगे उस साल आप टैक्सेबल कर दो। बट अगर मान लो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर देंगे, तो फिर लो ये बात कहता है कि जब आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी ना, उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर हम कंप्लीट वैल्यू टैक्सेबल करेंगे। ये बात ध्यान देना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोला 50 लाख मिलेंगे, बट उस 50 लाख में से 10 लाख की इंस्टॉलमेंट मुझे आज मिल गई और 40 लाख मान लो मुझे मिलेंगे 2 साल के बाद। ओके। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि जिस साल में तुम्हें 10 लाख मिले ना, उसी साल में हम पूरे 50 लाख टैक्सेबल कर देंगे। बाकी जब 40 लाख बाद में मिलेंगे तो उस टाइम पर टैक्सेबल नहीं करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि वो पहले टैक्सेबल हो चुके हैं। ये तो ओरिजिनल है। अब आप कहते हो जो मुझे पैसा मिला ओरिजिनल का वो तो बहुत कम है, भाई मुझे तो पैसा कम लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम तो इतना देंगे, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दो। ओके। आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली तो हाई कोर्ट ने बोला कि भैया आपको पैसा और मिलेगा या नहीं मिलेगा ना, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे।
अब आपने बोला कि सर जो गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए दिए हैं बहुत कम है, मेरे कम से कम 50 लाख तो और बनते हैं, और मेरे बीवी बच्चे सड़कों पे आ चुके हैं, मुझे घर लेना है, तो प्लीज आप इसको जल्दी चेक करो। अच्छा। हाई कोर्ट ने बोला भाई अभी टाइम नहीं है, बट आपकी रिक्वेस्ट पर हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर रहे, हम अभी ना इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं, और हाँ, इंटरिम ऑर्डर पास किया गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल 30 लाख का। अब जो इंटरिम ऑर्डर जो 30 लाख रुपए आपके इंक्रीज हुए ना, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है 30 लाख रुपए अभी टैक्सेबल नहीं होंगे, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आएगा ना उस साल ये टैक्सेबल होंगे। ओके। और मान लो फाइनल ऑर्डर आ गया 50 लाख का, अब इस 50 में से 30 लाख तो इनहेंस वाले ही हैं, वो इंटरिम वाले ही हैं, हाँ तो 30 लाख तो टैक्सेबल कर दोगे फाइनल के टाइम पर। हाँ। अब जो वो और 20 लाख taxable रुपए हुआ। जो 20 लाख रुपए फाइनल ने और इंक्रीज कर दिए, तो वो टैक्सेबल कैसे होंगे? फिर वो जैसे जैसे रिसीव होंगे ना वैसे वैसे वो आपके हाथ में टैक्सेबल होंगे। और सर कोर्ट का खर्चा वगैरह कुछ है तो वो कुछ ट्रीटमेंट करेंगे वो क्या? तो लीगल मतलब एक्सपेंडिचर होंगे तो माइनस हो जाएंगे उसके। अच्छा, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और बताओ। और कोई डाउट जी किसी को? अमी अंसारी, ज्योति, शशांक, आकाश, निकिता, साकेत। सर जीएसटी में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और एक नोशनल प्रॉफिट लॉस सेक्शन 47। सेक्शन 47 तो यार कैपिटल गेन में आपका है। सेक्शन 47 में तो लिखा हुआ है कुछ ट्रांजैक्शन आपकी ट्रांसफर में ही कवर नहीं होती, तो वो सेक्शन 47 में काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो मेन 5 पॉइंट है वो तो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, अगर आपने क्लास ली होगी। अदरवाइज जो जितने भी बैलेंस पॉइंट है वो एक बार आपको रीड करने हैं। इसके अंदर अमलगामेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, बस आपको ना ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर 47 में कौन कौन से पॉइंट है, इसको हम ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांसफर नहीं मानते, उस पर कैपिटल गेन भी चार्ज नहीं होगा। तो 47 में जो नोशनल प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर अमलगामेशन वाले केस जो हैं, कन्वर्जन वाले केस जो हैं, उस नोशनल का मतलब ये समझ लो कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जो नोशनल प्रॉफिट लॉस होंगे ना वो नॉर्मली इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होते हैं, जब एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएंगे वही हम टैक्सेबल करेंगे। तो 47 में कुछ केस में उन प्रॉफिट लॉस की बात की गई है। शशांक, जीएसटी में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब तो यार ये होता है कि जहां पे कंडीशन होती है, जैसे मैंने क्लास में भी कई बार आपको बताया कि फॉर एग्जांपल कैशबैक हो गया, या आप यस कहीं सर। पर भी जाते हो बाय टू गेट वन हो गया या बाय टू गेट थ्री हो गया, मतलब कहीं पर भी जहां कंडीशन वाली सेल लगी होगी ना उसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा उसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने बस सिंपल सा पॉइंट ये लिखा है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो होगा वो हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हुए माइनस करेंगे, बट वो माइनस तब करेंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन तो वो टर्म्स जो होती हैं, टर्म्स एंड अरेंजमेंट जो होती हैं उसके अंदर वो लिखा हो, मतलब ये डिस्काउंट सबको मिलेगा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको ही गवर्नमेंट दे रही है या पर्टिकुलर आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। इट मींस अगर वो डिस्काउंट सबको मिलेगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि बायर ने उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो आपने 1 लाख रुपए का सामान मुझसे लिया, अब यस 1 लाख पर सर। आपने मुझे जीएसटी पे किया, और उस 1 लाख का जो आपने मुझे जीएसटी पे किया उसका आपने पूरा आईटीसी बुक कर लिया। यस अब सर। बाद में 20% कैशबैक आपके पास आ गया, तो जब 20% कैशबैक आपके पास आया तो आपने बोला भाई 20% कैशबैक मेरे पास आ गया, तो उस 20% का जो जीएसटी मैंने एडिशनल पे किया ना उसका मुझे रिफंड करो। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि भैया जो 20,000 रुपए का जो तुम्हारे पास कैशबैक आया उसका जीएसटी हम तुम्हें वापस तब करेंगे, पहले उस 20,000 रुपए का जो तुमने आईटीसी बुक किया था पहले वो भी तो हटाओ, क्योंकि तुमने आईटीसी बुक किया पूरे 1 लाख का, जबकि आईटीसी बुक करना कितने का बनता है 80,000 का। अच्छे जाता। तो 20,000 रुपए का अगर तुम आईटीसी रिवर्स कर दोगे ना तब ये डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो ये बात कहते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और कोई डाउट? हेलो सर। हेलो। सर कैपिटल गेन में सेक्शन 56 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आपकी आवाज कट रही है, एक बार दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो आप? सर कैपिटल गेन में सेक्शन 50C में हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ट्रीट करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में, वो वाला चीज। उसके अंदर तो ये है कि 50 सी ये बात कहता है
कि अगर आपने लैंड या बिल्डिंग में से कुछ भी अगर आपने सेल किया और अगर उसका सेल प्राइस जो है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के 105% के बराबर है, अगर मान लो सेल प्राइस जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के 105% के बराबर है, सॉरी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, जैसे आपने अगर 50C के अंदर पढ़ा हो तो 50C में ना पहले ये लिखा होता था कि अगर आपका सेल प्राइस आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल प्राइस बना देंगे। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है ऐसा नहीं होगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है फॉर एग्जांपल मान लो सेल प्राइस 100 रुपए का है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 104 रुपए की है। सेल प्राइस 100 रुपए है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 104 रुपए की है। अब सोच के बोलना, अगर मैं पुराना लो देखूं तो सेल प्राइस मेरा कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस बन जाएगा, तो सेल प्राइस बनेगा 104। बट गवर्नमेंट कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये देख लो कि अगर तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा होगी तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब सोच के बोलना, सेल प्राइस मेरा 100 है, स्टैम्प ड्यूटी 104 है, तो अगर मैं 100 का 105% निकालूं तो कितना बनेगा, 105 बनेगा। तो 100 और 105 मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में आ रही है, इट मींस मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 104 है ना। तो अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% तक है तो उस केस में 100 ही मेरा सेल प्राइस बनेगा, फिर 104 नहीं बनेगा। मतलब मेनली ना आपको ये देखना है कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके सेल प्राइस के 105% तक होगी फिर तो उस केस में जो तुम्हारा एक्चुअल सेल प्राइस होगा उसी को सेल प्राइस बना दो। बट अगर तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस सेल प्राइस के 105% से ज्यादा हो जाएगी फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। वो ये चीज है। ठीक है सर। और सर सेक्शन 50B स्लम सेल। स्लम सेल के अंदर तो ये है कि अगर आपने कोई अंडरटेकिंग सेल कर दी है या पूरा डिवीजन ही आपने बेच दी है तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि हम इंडिविजुअल एसेट पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे, पूरे डिवीजन पे कैलकुलेट करेंगे। अब जितने की भी आपने अंडरटेकिंग बेची, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, मान लो मैं टीचिंग का काम है मेरा, अब टीचिंग के साथ साथ ना मैंने कोई और बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया रेस्टोरेंट का, या मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल किसी जनरल स्टोर का। तो मुझे मेरे कंसल्टेंट ने बोला कि सर आपका ना ये जो बिजनेस आपने दूसरा स्टार्ट किया है ये आपके कप की टी नहीं है, इसको जितना जल्दी हो सके बंद कर दो, नहीं तो इस बिजनेस से आपको लॉस आ रहेगा। मैंने क्या किया, वो पूरा का पूरा डिवीजन उठा के ही किसी को बेच दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला उस डिवीजन को एक कैपिटल एसेट बना दो और उस पूरे डिवीजन पर इकट्ठा कैपिटल गेन निकलेगा, अलग अलग एसेट पे नहीं निकलेगा। अब जितने का मैंने वो डिवीजन बेचा होगा वो मेरा सेल प्राइस आ जाएगा। अब उसकी कॉस्ट में भी अगर आपने 50B के अंदर पढ़ा हो, जो आपकी नेटवर्थ होती है वो आपकी कॉस्ट बनती है। नेटवर्थ का मतलब उस डिवीजन की एसेट में से अगर मैं लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा तो आपकी जो नेटवर्थ आएगी वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो टोटल सेल प्राइस में से आप नेटवर्थ माइनस कर दो, कैपिटल गेन आ जाएगा। बस इसमें एक बात ध्यान देना है, इस केस में कहीं पर भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही क्यों ना हो। आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट निकल के आएगी ना बस वही माइनस करनी है, उसको इंडेक्स नहीं आपने करना, वो ये चीज है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। सेक्शन 40B में सैलरी ऑफ पार्टनर निकालने में कैपिटल इंटरेस्ट टैक्सेबल पहले डिडक्ट करते हैं बुक प्रॉफिट में, फिर उस पे एग्जम्प्टेड सैलरी ऑफ पार्टनर निकालते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन में समझा नहीं, पहले जो आपके बुक प्रॉफिट निकालने होते हैं, बुक प्रॉफिट में अगर आपने रेम्यूनरेशन भी डेबिट की हुई है तो उसको भी हमें वापस से ऐड बैक करना पड़ता है। मतलब हमें बुक प्रॉफिट निकालने हैं, बुक प्रॉफिट सेम तरीके से निकालने हैं। ऑर्डर किस चीज का ऑर्डर तो पहले हमें बुक प्रॉफिट निकालना है ना। अगर इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि आप पहले टैक्सेबल कर दोगे, मतलब माइनस कर, इन्होंने आपने क्या लिखा है, कैपिटल इंटरेस्ट टैक्सेबल पहले डिडक्ट करते हैं बुक प्रॉफिट में, फिर उस पे एग्जम्प्टेड सैलरी ऑफ पार्टनर, ऐसा नहीं है। अगर इंटरेस्ट 12% ही माइनस किया हुआ है, अगर मान लो P&L अकाउंट दिया हुआ है और 12% तक इंटरेस्ट अलाउड है और 12% ही डेबिट किया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें 12 ही डेबिट करना था। बट अगर 12% से ज्यादा डेबिट किया हुआ है फिर हमें उसको ऐड बैक करना पड़ता है। और ऐसे ही रेम्यूनरेशन जो है उसको भी हमें ऐड करना पड़ता है, फिर जो आपके बुक प्रॉफिट आते हैं ना उसके बेस पे कैलकुलेशन होती है। मतलब नॉर्मली जैसे आपका अगर एग्जीक्यूटिव है फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उस केस में तो आपको बुक प्रॉफिट ऑलवेज दिए होंगे। बट अगर प्रोफेशनल है आपका तो उसमें बुक प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं,
उसमें बुक प्रॉफिट निकालने के लिए P&L में पहले आप ये चेक करो इंटरेस्ट डेबिट कितना किया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल 15% डेबिट किया है तो 12% तो डेबिट होना ही चाहिए। 3% एक्स्ट्रा डेबिट की है तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। और रेम्यूनरेशन जितनी भी उसने डेबिट की है वो सारी हमें ऐड करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग क्योंकि जो उसने डेबिट की है हमें नहीं पता वो एक्चुअल में अलाउड भी है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है बुक प्रॉफिट निकालने के लिए पहले वो सारी रेम्यूनरेशन ऐड करो, उसके बाद जो आपके बुक प्रॉफिट आएंगे उसके अकॉर्डिंग तुम निकालो कितनी रेम्यूनरेशन डेबिट होनी चाहिए, और फिर उतनी ही डेबिट करोगे, बाकी डेबिट नहीं करोगे बस। तो बस आपको यही देखना है कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया उसके बेस पे होगा। ठीक है नहीं, चलो और किसी का डाउट तो नहीं है? आज तो बच्चे वैसे कम आए हैं बहुत, क्या चक्कर है? मेरे ख्याल से या तो आज उनका डाउट लेने का मन नहीं था या आराम फरमा रहे हैं। चलो जी, और किसी का डाउट? डाउट नहीं है? चलो फिर डाउट नहीं है तो चले, इजाजत है। हाँ सर। अगला फिर डाउट सेशन मेरा फिर अपना वही होगा, कितने बजे का था? 4 बजे का। 4 बजे। हाँ। यस सर। 4 बजे सर। तो नेक्स्ट डाउट सेशन फिर मेरा 4 बजे तक होगा। 4 बजे एक बच्चे का है 92 सीसी लास्ट, ये बता दीजिए। 92 सीसी जो है वो आपका ना एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर ये होता है, जैसे आपने ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आप चैप्टर किया होगा ना उसके अंदर आपने देखा होगा एएलपी निकालने के मेथड होते हैं। कप मेथड हो गया, रिसेल प्राइस मेथड हो गया, कॉस्ट प्लस मेथड हो गया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हो गया। तो वो काफी सारे मेथड होते हैं, उसके बेस पे आप एएलपी निकाल लेते हो और एएलपी के बेस पे आप कैलकुलेशन कर लेते हो। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर तुम्हें लगता है भैया तुम्हें मेथड फॉलो नहीं करने, तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी, तुम्हें इतने मतलब झंझटों में नहीं पड़ना, तो फिर तुम ऐसा करो, तुम सीबीडीटी के पास जाओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास जाओ, एक एप्लीकेशन डाल दो, उनको बोल दो रही मैं ये सारे जो मेथड है ना ये फॉलो करना नहीं चाहता, आप ही मुझे कोई मेथड बता दो कि मैं कौन सा मेथड यूज करूं और एएलपी निकाल दूं, या आप मुझे एएलपी ही बता दो। तो उस केस में सीबीडीटी क्या करेगी, या तो आपको एएलपी निकाल के बता देगी या वो एएलपी निकालने का ना मेथड बता देगी, और जो भी वो मेथड बताएगी वो मेथड ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि वो मेथड जो है ना वो अदर देन 6 मेथड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 6 मेथड के अलावा नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम इस स्कीम के अंदर आ गए ना तो ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑलमोस्ट जितने प्रोविजन है वो सारे ओवररूल हो जाएंगे। अच्छा, अब मान लो जो भी उसने आपको मेथड बताया या जो भी उसने एएलपी बताया, आपको वही एएलपी फॉलो करना पड़ेगा, उसी के बेस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप उससे बाउंड हो जाओगे, सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उससे बाउंड हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर जो है वो भी उससे बाउंड हो जाएगा। और फिर एक बात और ध्यान देना, ये जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है ये अगले 5 साल के लिए आप एंटर कर सकते हो। अगले 5 साल मतलब अगर आज मैं यहाँ पे आया तो ये एग्रीमेंट मेरा अगले 5 साल के लिए होगा। और मे बी अगर आपने क्लास के अंदर पढ़ा हो एक रोल बैक प्रोविजन आपने पढ़े होंगे। रोल बैक, रोल बैक का मतलब क्या है कि अगले 5 साल के लिए तो एग्रीमेंट हो ही सकता है, पिछले 4 साल के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है। तो मतलब टोटल मिला के 9 साल के लिए आप एग्रीमेंट एंटर कर सकते हो। अब ऑलवेज बस ये बात ध्यान देना कि अगर आप ये एग्रीमेंट एंटर करोगे तो वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन के लिए होगा जो इंटरनेशनल है, मतलब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए 92 सीसी एप्लीकेबल नहीं होता। और फिर आपने पढ़ा होगा इसके अंदर एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, चाहे आपने पहले रिटर्न फाइल क्यों ना कर दी हो, आपकी असेसमेंट की टाइम लिमिट इंक्रीज हो जाती है। तो ना पूरा मैंने और अच्छे से समझाया है। जो मेरा स्टूडेंट दरबार का सेशन था ना इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला, एक बार आप वो जाके देख लेना, उसमें प्रॉपर रोल बैक प्रोविजन के मैंने नोट्स भी दिखाए हैं। तो उसके अगर आप नोट्स भी नोट डाउन कर लोगे ना, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन बहुत बनते हैं 92 सीसी और 92 सीडी का, तो वो स्टूडेंट दरबार के अंदर मैंने प्रॉपर नोट्स भी दिखाए हैं, उसके अगर आप नोटिंग कर लोगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, इजाजत है फिर। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में रूल्स में डाउट है, कौन से रूल में डाउट है जी? सर रूल्स नंबर 32 में सर। 32 में क्या डाउट है? सर रूल्स ये सर मैंने जब आपसे पेनडेप क्लास ली थी आपने उसमें शायद एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, बट 18 आवर्स जीएसटी क्लास भी दी तब आपने नहीं फर्दर नहीं स्पीड नहीं, में समझा दिया, समझ में नहीं आया।
आप अगर YouTube पे मेरी रूल नंबर 32 की पूरी डिटेल में क्लास भी है, अगर आप रूल नंबर 32 सर्च करोगे ना मेरे नाम से, यस सर। तो 18 घंटे की रिवीजन के अलावा भी ना मैंने पूरा कंप्लीट रूल नंबर 32 मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है पूरा। ओके सर सर। ठीक है, तो उसके अगर आप देखोगे उसमें स्पीड में नहीं है, उसमें नॉर्मल है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर। सर हाँ जी। सर हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट में एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस में रूल 42 एंड 43 पढ़ना है सर? आपने नहीं स्टूडेंट आपके, दरबार में डाला है। नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल है वो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। सर हाँ जी। सर एग्जीक्यूटिव के लिए वो रूल वैल्यूएशन रूल्स सर कौन कौन से एप्लीकेबल है सर? क्या बता देंगे? ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस? न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में तो वैल्यूएशन के सारे रूल ही एप्लीकेबल है, मतलब सिर्फ मतलब वो वैल्यूएशन के हाँ तो हाँ, रूल नंबर 27 से लेके 31 तक भी है और 32 वाला भी है। हाँ ओके सर। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे शाम को 5 बजे या 4 बजे 4 है? बजे। 4 4 बजे, बजे। ठीक है। तो फिर शाम को 4 बजे मिलेंगे जी। बाकी डाउट सेशन भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। अब अपने दोस्तों को अगर वो कहीं अटेंड नहीं किए तो उनको बता देना कि सर यूट्यूब पे डालेंगे, वहां से वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। सर आप ही पे बोल दो। मैं यूट्यूब पे यार, अब मैं बार बार गुस्से होता हूँ ना, अच्छा नहीं लगता सर मुझे। आप भी वो सुनेंगे नहीं तो। अगर मैं गुस्सा होऊंगा ना, अगले 4 बजे देखना 30 40 50 बच्चा जरूर आ जाएगा। बट फायदा नहीं है ना, अगर आप बच्चों को अपना खुद का ही खुद ध्यान नहीं है तो मैं कब तक उनको समझाऊंगा? यस सर। ये तो खुद ही अंदर से होना चाहिए कि नहीं मुझे डाउट्स है तो लेने हैं। आप देखो, चलो आज मैं गुस्सा हो जाऊंगा, फिर बच्चा नेक्स्ट डाउट सेशन में आ जाएगा, बट गुस्से की वजह से वो आए ना, तो इट मीन्स वो जबरदस्ती है। हाँ सर वो तो यस सही है। सर। तो बेटर ये है कि अगर उसका खुद ही मन नहीं कर रहा कि मुझे डाउट पूछने हैं, देखो मेरा काम क्या है कि मेरे को हर संडे डाउट सेशन लेने हैं, तो मैं तो अपना काम डेली बेस पे करता हूँ, चाहे वो 30 बच्चा आके बैठे। कोशिश कर, देखो आज आधे घंटे में खत्म हो गया, बट मैं आधा घंटा सोच के नहीं आया, मैं पूरा 1 घंटा सोच के आया था। बट अब अगर डाउट से खत्म हो गए, अब और कोई बच्चा है ही नहीं, तो उसमें गलती तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा उनको आना चाहिए। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, क्या पता उनके भी सेम डाउट हो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सर हम तो 100% साथ देंगे, मैं तो दूंगा बिल्कुल आपका साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ दो, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे अच्छे आपकी नंबर लेके आपकी आओ। मेहनत को सर हम जाने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो। ओके सर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय सर। जय हिंद, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय। एंड सर